Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1995 की सर्बियन फिल्म अंडरग्राउंड के बारे में, जो दो दोस्तों की कहानी के जरिए वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर युगोस्लाव वॉर तक का इतिहास बताती है। फिल्म की शुरुआत 1941 में होती है, जब युगोस्लाविया नाम का एक देश हुआ करता था और उस देश के कैपिटल बेलग्रेड में ब्लैकी और मार्को नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों दोस्त ऐश की जिंदगी जीना पसंद करते हैं और 6 अप्रैल की उस रात भी वो शराब के नशे में अय्याशी ही कर रहे थे। वो दोनों मार्को के भाई इवान के घर से गुजरे, जो एक जू कीपर का काम करता है, और जू के जानवरों को परेशान करके वो पूरे शहर की नींद खराब करने चले गए। ब्लैकी की प्रेग्नेंट पत्नी वेरा उसकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी और जब मार्को ने उसे बताया कि ब्लैकी अब उसके कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा बन चुका है, तो वो और गुस्से में आ गई। किसी तरह वो ब्लैकी को अपने घर ले जाने लगी और जाते जाते उसने कहा कि एक दिन वो भी उसे वैसे ही छोड़ देगी जैसे मार्को की पत्नी ने उसे छोड़ा है। और वहाँ से निकलकर मार्को एक प्रोस्टिट्यूट के पास चला गया। अगली सुबह इवान अपने काम पर लग गया और उन जानवरों को संभालने लगा जिन्हें वो अपने परिवार की तरह प्यार देता है। अचानक वो सारे जानवर डरने लगे और बेचैन होकर चीखने चिल्लाने लगे। तब इवान को पता चला कि उस देश में वॉर का माहौल होने लगा है और हर जगह गोलीबारी की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद इवान के जू पर भी बॉम्ब गिरने लगे, जिससे कई जानवरों की मौत हो गई। किसी तरह इवान सिर्फ एक चिंप के बच्चे सोनी को ही बचा पाया और वहां से निकल गया। इस अफरा तफरी और गोलीबारी के बीच ब्लैकी आराम से खाना खा रहा था और वेरा समझ नहीं पाई कि वो इतने आराम से खा कैसे सकता है। ब्लैकी को गुस्सा सिर्फ तब आया जब उसके जूते एक हाथी चुरा कर ले गया। वॉर की वजह से उसकी छत भी टूटने लगी थी और अब ब्लैकी ने फैसला कर लिया कि वो लड़ने जाएगा। वो हथियार लेकर तैयार होने लगा और इस बीच वेरा उससे उस थिएटर एक्ट्रेस नटालिया के बारे में पूछने लगी, जिसके साथ ब्लैकी का अफेयर चल रहा है। पर वेरा की मर्जी के खिलाफ ब्लैकी बाहर चला गया। ब्लैकी ने इवान को रोते हुए देखा और तब एक बिल्ली की मदद से अपने जूते साफ करते करते उसने कहा कि वो उसके लिए एक नया जू बनाएगा और फिर उसने इवान को कुछ पैसे दिए। कुछ ही दिनों में युगोस्लाविया की सेना हार गई और जर्मन्स ने उस देश पर कब्जा कर लिया। अपने शहर में सब कुछ बर्बाद होता देखने के बाद ब्लैकी अपनी गर्लफ्रेंड नटालिया के पास गया, जिसका थिएटर भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। नटालिया ने ब्लैकी से कहा कि पूरा शहर जानता है कि ब्लैकी चोरी करता है, जिसके जवाब में उसने कहा कि वो अमीरों से चुराकर गरीबों में बांटता है। नटालिया ने उसे बताया कि अब उसके सर पर इनाम रखा गया है और फिर वो एक जर्मन सिपाही फ्रांस के साथ चली गई और फ्रांस से कहकर अपने भाई को भी उनके साथ ले गई। और नटालिया को अपने मतलब के लिए किसी और के साथ जाते देख ब्लैकी को बहुत तकलीफ हुई। मार्को, वेरा और कुछ लोगों को लेकर इवान के घर चला गया, जहां उसने अलग अलग जानवरों को देखा और जब उसने देखा कि इवान अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है, वो उसे बचाने की जगह ये कहकर डांटने लगा कि जब देखो तब इवान लटक जाता है। मार्को ने रेडियो पर सुना कि पुलिस अब उसे और ब्लैकी को ढूंढ रही है, क्योंकि वो दोनों कम्युनिस्ट हैं और उसे समझ आया कि उनके बीच एक गद्दार मौजूद है, जिसने पुलिस को उनका नाम बताया है। ब्लैकी को छोड़ बाकी सारे साथी अब पुलिस की हिरासत में चले गए हैं। मार्को उन सबको लेकर अपने अड्डे पर गया, जहां उन्हें अंडरग्राउंड बेसमेंट में छिपा दिया गया और वेरा ने देखा कि वहां बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद हैं। तभी उसे पेट में दर्द होने लगा। उसकी तकलीफें बढ़ती गई और उसके डिलीवरी का वक्त आ गया। डिलीवरी के लिए लाइट की जरूरत थी, इसलिए इवान ने अपनी साइकिल की हेडलाइट का इस्तेमाल किया और वेरा ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। वेरा ने इवान से कहा कि वो उस बच्चे का नाम योवान रखे और ये कहते ही वेरा की मौत हो गई। उसकी मौत से ब्लैकी बहुत परेशान हो गया था और इस बात को 3 साल बीत गए। मार्को और ब्लैकी अब भी अपने कम्युनिस्ट पार्टी का काम कर रहे थे और उन्हें जल्द ही अपनी पार्टी में छिपे 3 गद्दार मिल गए और ब्लैकी उन तीनों गद्दारों को सजा देकर उन्हें पीटने लगा। उसके साथ मिलकर मार्को भी उन्हें पीटने लगा और ये काम भी वो दोनों हंसते खेलते करते रहे। उन तीनों को मारने के बाद वो दोनों नटालिया के थिएटर गए, जहां फ्रांस उसे देखने आया था और छिपते छिपाते ब्लैकी स्टेज के सामने जाकर खड़ा हो गया, ठीक उसी जगह जहां डायरेक्टर मौजूद थी। नटालिया ने उसे वहां से भगा दिया और कहा कि वो उससे बैक स्टेज आकर मिले, पर ब्लैकी खुद स्टेज पर चला गया और उसने सबको हैरान कर दिया। उसने दूसरे एक्टर को थप्पड़ मारकर उससे कहा कि वो उसे और नटालिया को एक दूसरे से बांध दे और जैसे ही फ्रांस को याद आया कि ब्लैकी है कौन, उसने फ्रांस को मार दिया।
इस बात की खुशी मनाकर ब्लैकी और मार्को नटालिया को लेकर वहाँ से भाग निकले और उसी रात ब्लैकी ने जबरदस्ती नटालिया से शादी कर ली और उस शादी में उन दोनों के साथ मार्को और ब्लैकी के ऑर्केस्ट्रा के लोग भी मौजूद थे। ब्लैकी बेहद खुश था, पर वो ये नहीं जानता था कि मार्को भी नटालिया से प्यार करता है। और जैसे ही ब्लैकी वहाँ से थोड़ी दूर हथियार लेने गया तो मार्को ने बंधी हुई नटालिया को आजाद कर दिया। फिर वापस आने पर ब्लैकी ने मार्को और नटालिया को साथ देखा और गुस्से में उसने मार्को को पीटना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्त को सजा तो दी, पर मार्को को इस सजा से कोई तकलीफ नहीं हुई और पूरी रात वो दोनों नटालिया के साथ जश्न मनाने लगे। पर फिर उन सबको जर्मन सिपाहियों ने घेर लिया और उन्हें पता चला कि फ्रांस अब भी जिंदा है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना था। और बिना वक्त गवाए नटालिया फ्रांस के पास चली गई। मौका देखकर मार्को वहां से भाग निकला और ब्लैकी को हिरासत में ले लिया गया। उसे बचाने की कोशिश में गलती से ब्लैकी के साथी ने अपने ही आदमी को मार दिया। ब्लैकी को एक पागल खाने में टॉर्चर किया जाने लगा और किसी तरह मार्को को उस हॉस्पिटल में घुसने का रास्ता मिल गया। उसी हॉस्पिटल में फ्रांस और नटालिया भी मौजूद थे, जो नटालिया के भाई से मिलने आए थे। और डॉक्टर के भेष में मार्को ने फ्रांस का गला घोटकर उसे मार दिया। ब्लैकी पर इलेक्ट्रिक शॉक्स का कोई असर नहीं हो रहा था, जबकि उसके पावर से एक आदमी की मौत भी हो गई थी। और तब मार्को ने आकर ब्लैकी को आजाद कर दिया। जिस बैग में ब्लैकी को ले जाया जा रहा था उसमें गलती से ग्रेनेड फट गया, मगर वो फटने के बाद भी ब्लैकी जिंदा बच गया और ब्लैकी को अपने बेटे योवान के पास अंडरग्राउंड ले जाया गया, जहां जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू हुआ। पर ब्लैकी कोमा में चला गया और ऐसा होने पर मार्को ने नटालिया के साथ अपना अफेयर शुरू कर लिया। 1944 में देश के हालात बदतर हो गए थे, पर फिर रेड आर्मी की मदद से युगोस्लाविया के लोगों को आजादी मिल गई और इस लड़ाई में मार्को भी मौजूद था। मार्को एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर टीटो का खास बन गया था। वो इतना मशहूर हो गया था कि उसके बारे में फिल्म बनाई जाने लगी। उसने ब्लैकी का एक स्टैचू बनवाया और अपनी स्पीच में मार्को ने कहा कि ब्लैकी की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। ब्लैकी की मौत हो चुकी थी, पर अब वो उस देश का हीरो बन चुका था। मगर ये कोई नहीं जानता था कि ब्लैकी अब भी जिंदा है और ठीक होने के बावजूद वो दूसरों के साथ अब भी उसी अंडरग्राउंड टनल में रहता है। मार्को ने उन सबको बाहरी दुनिया से दूर रखा है और उन्हें ये बताया जा रहा है कि देश में अब भी वॉर का माहौल है। इसलिए पिछले 20 सालों से उन लोगों ने नीचे ही अपनी एक दुनिया बसा ली है। ब्लैकी बाहर आकर जंग का हिस्सा बनना चाहता था, पर मार्को ने उसे ये कहकर रोक दिया है कि टीटो ने कहा है ब्लैकी अंदर ही छिपा रहे। उन लोगों से हथियार बनवाकर मार्को उन्हें बाहर बेच रहा है और उन्हीं हथियारों से वो करोड़ों कमा रहा है। वो अपने दादा के साथ मिलकर ये सारा खेल इस तरह रच रहा है कि उन लोगों को वक्त का भी पता नहीं और वो सारे लोग ये सोच रहे हैं कि उन्हें अंदर रहकर 20 साल नहीं सिर्फ 15 साल गुजरे हैं। मार्को ने एक नकली स्पीकर भी लगाया है जिसमें गोलीबारी की आवाज आती है और उससे डरकर वो सारे लोग टैंक में छिप जाते हैं। एक रात मार्को अपनी झूठी कहानी पर बनाई गई फिल्म की शूटिंग देखने गया और तब वो उन एक्टर्स से मिला जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं और उन्हें देखकर वो हैरान हो गया। वो उस आदमी से भी मिला जो बिल्कुल ब्लैकी जैसा दिखता है और वहाँ मौजूद लोगों को दिखाने के लिए वो रोने का नाटक करने लगा। वो दुनिया की नजरों में अपने दोस्त को खोने के गम में डूबा हुआ है, जबकि असली ब्लैकी को एक बंदी की तरह रखकर वो हर रोज उसे खुली आंख सोते हुए देखता है। नटालिया ये सोच रही थी कि जो कुछ वो लोग कर रहे हैं उससे उन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, पर मार्को को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो नटालिया के साथ की अपनी जिंदगी में ही खुश था। एक दिन अचानक नटालिया जख्मी हालत में अंडरग्राउंड आई और ब्लैकी से कहने लगी कि वो उससे प्यार करती है और ब्लैकी ये सोचने लगा कि उसकी ये हालत जर्मन सिपाहियों ने की है, पर वो ये नहीं जानता था कि ये सब कुछ मार्को के खेल का हिस्सा है। ब्लैकी का बेटा योवान अब 20 साल का हो चुका था और उसकी शादी येलेना नाम की एक लड़की से हो रही थी जिसके साथ वो बचपन से उसी जगह रह रहा है। ब्लैकी अपने बेटे के लिए बेहद खुश था और इस खुशी में वो नटालिया के साथ वक्त बिता रहा था। एक तरफ जहाँ नटालिया मार्को से नाराज थी तो दूसरी तरफ ऑर्केस्ट्रा वाले लोग बच्चों के खेलने से नाराज थे, पर फिर भी हर कोई जश्न में गुम था। नटालिया 20 सालों से मार्को की कठपुतली बनी रही और अब भी वो किसी कठपुतली से ज्यादा नहीं है। कुछ देर बाद सोनी टैंक में घुस गई और ठीक उस वक्त शराब के नशे में नटालिया मार्को को बद्दुआएं देने लगी। जब उन दोनों में फिर से समझौता हुआ तो ब्लैकी ने उन्हें ये कहते हुए सुन लिया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और गुस्से में उसने मार्को से कहा कि वो खुद को मार दे क्योंकि वो उसे मार नहीं पाएगा। पछतावे में आकर मार्को ने अपने दोनों पैरों पर गोली चला दी और ठीक उसी वक्त सोनी ने टैंक से गोलियां चलाना शुरू किया।
और एक टूटी हुई दीवार से बाहर भाग गई। इवान ने उसका पीछा किया और साथ ही ब्लैकी अपने बेटे और नटालिया को लेकर बाहर गया। नटालिया को पीछे छोड़ जब ब्लैकी और योवान बाहर आए तो उन्हें जर्मन कपड़े पहने हुए एक्टर्स दिखाई दिए और ये सोचकर कि वॉर अब भी जारी है, उन्होंने 2 एक्टर्स को मार दिया। दूसरी ओर योवान के चले जाने से येलेना ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, क्योंकि उसे लगा कि योवान कभी लौटकर आएगा ही नहीं। कुछ वक्त बाद ब्लैकी को फ्रांस का किरदार निभा रहा एक्टर दिखाई दिया और वो ये सोचने लगा कि 15 सालों में फ्रांस बदला ही नहीं। उन्हें ब्लैकी का हमशक्ल भी नजर आया, पर ब्लैकी मानने को तैयार ही नहीं था कि वो उसी की तरह दिखता है और फिर उस एक्टर को फ्रांस समझकर ब्लैकी ने उसे गोली मार दी और उस आदमी की मौत हो गई। उसने वहाँ मौजूद हर इंसान को गाड़ी से उड़ाना शुरू किया और ग्रेनेड फेंककर वो सबको मारने लगे। दूसरी ओर इवान अब भी सोनी को ढूंढ रहा था, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। योवान ने जन्म के बाद से ही बाहरी दुनिया नहीं देखी थी और 20 सालों में पहली बार वो सूरज देख रहा था और उसे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। ब्लैकी चाहता था कि उसका बेटा नदी में तैरने का मजा उठाए, पर योवान डरा हुआ था। तब उसे पानी में बुलाने के लिए ब्लैकी ने डूबने का नाटक किया और उसे बचाने के लिए जब योवान पानी में कूदा तो ब्लैकी ने उसे तैरना सिखाना शुरू कर दिया। अचानक वहाँ एक हेलीकॉप्टर में एक एक्टर आया और उसे जर्मन हेलीकॉप्टर समझकर ब्लैकी उसके पीछे दौड़ पड़ा। इस वजह से वो योवान को नदी में छोड़ आया और डूबने से योवान की मौत हो गई, पर मौत के बाद उसे अपनी येलेना मिल गई। नटालिया फिर से मार्को के पास आ गई, जिससे वो प्यार करती है, और उन दोनों ने आखिरकार बॉम्ब लगाकर अपना घर और अंडरग्राउंड बेसमेंट तबाह कर दिया, जिसके बाद मार्को दुनिया की नजरों से गायब हो गया। मार्को के जाने के तुरंत बाद टीटो बीमार हो गया और 20 साल बाद टीटो की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद युगोस्लाविया बदल गया और 1992 में देश के अलग अलग इलाकों में आजादी की जंग छिड़ गई। इवान जर्मनी पहुंच गया था, जहां उसे अब एक पागल खाने में डाल दिया गया, क्योंकि उसकी अंडरग्राउंड बेसमेंट की 20 साल की सच्चाई सबको मनगढ़ंत कहानी लग रही थी। और उसके डॉक्टर ने उसे बताया कि मार्को और नटालिया भगोड़े क्रिमिनल्स हैं, जिन्हें इंटरपोल ढूंढ रहा है। ये सच जानते ही इवान का अपने भाई से भरोसा उठ गया। वो युगोस्लाविया जाना चाहता था और अपने डॉक्टर को लेकर वो उसी अंडरग्राउंड टनल में गया, जहाँ कुछ सिपाही उन्हें मिले। उनमें से एक सिपाही ने उसे बताया कि युगोस्लाविया अब खत्म हो चुका है और आजाद देशों के हिस्सों में बंट गया है, और जिस हिस्से में वो लोग अभी खड़े हैं वो हिस्सा बोस्निया है। इवान अपने देश के खत्म होने की सच्चाई सुनकर परेशान हो गया और इवान से परेशान होकर वो डॉक्टर उसे वहाँ छोड़कर चला गया। तब उस टनल में इवान को सोनी मिली और सालों बाद अपनी इकलौती दोस्त से मिलकर इवान इमोशनल हो गया। वहाँ से वो लोग टनल के बाहर आए, जहाँ एक जंग चल रही थी, और उस जंग के बीच मार्को हथियारों का सौदा कर रहा था। वो सौदा पूरा नहीं हुआ, पर इवान के हाथ मार्को लग गया और मौका मिलते ही इवान उसे बुरी तरह पीटने लगा। वो उसे तब तक पीटता रहा जब तक वो हिलने के लायक नहीं बचा। अपने भाई को मारने के बाद इवान चर्च गया और चर्च बेल की रस्सी की मदद से उसने अपनी जान दे दी, और इस बार उसे रोकने वाला कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। नटालिया मार्को के पास पहुंची, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ठीक उसी वक्त वहाँ कुछ मिलिटेंट्स आए और नटालिया और मार्को उनके हाथ लग गए। उन मिलिटेंट्स का लीडर कोई और नहीं ब्लैकी था, और ये जाने बिना कि वो दोनों असल में हैं कौन, ब्लैकी ने उन्हें मारने के ऑर्डर्स दे दिए। जब ब्लैकी को उन दोनों के पासपोर्ट्स मिले, तब उसे पता चला कि उसने नटालिया और मार्को को मारने के ऑर्डर्स दिए थे और वो अपने आप को माफ नहीं कर पाया। युगोस्लाविया के लोग अब बेघर हो चुके थे और उन्हें और सोनी को अपने साथ लेकर ब्लैकी उसी अंडरग्राउंड बेसमेंट में चला गया, जहां उसने 20 साल बिताए थे। उस बेसमेंट के कुएं में उसे योवान दिखाई दिया और उस तक पहुंचने की कोशिश में ब्लैकी कुएं में गिर गया। अंत में वो सारे लोग जो सालों की इस जंग में अपनी जान खो बैठे थे, फिर एक दूसरे से मिले और ब्लैकी, वेरा, मार्को, नटालिया और बाकी सारे लोग योवान की शादी का जश्न मनाने लगे। उस जश्न में इवान भी मौजूद था, जिसने कहा कि आखिरकार उन लोगों को एक घर मिल ही गया, जहां वो खुशी से रह सकते हैं और अपने बच्चों को उस देश की कहानी सुना सकते हैं, जो देश कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।